चलिए, तो गॉस लॉ की बात करनी है अपने को। गॉस लॉ बेसिकली होता है क्या, ये फ्लक्स को ही रिलेट करता है। गॉस लॉ इलेक्ट्रोस्टैट ओके। का बेसिक लॉ होता है। जैसे कूलम्स लॉ हमने पढ़ा ना, तो कूलम्स लॉ को हाँ। यूनिवर्सल लॉ या बेसिक लॉ की कैटेगरी में नहीं रखा जाता है। तो जैसे ओके। बोर्ड के एग्जाम में क्वेश्चन भी इस तरीके से पूछा जाता है कि व्हाई कूलम्स लॉ इज नॉट यूनिवर्सल लॉ। हम्म। तो बिकॉज कूलम्स लॉ तो सिर्फ आपका पॉइंट चार्जेस के लिए एप्लीकेबल होता है। अगर पॉइंट ओके। चार्जेस नहीं हाँ। होंगे तो एप्लीकेबल होगा ही नहीं। तो इसलिए हम्म। कूलम्स लॉ को यूनिवर्सल लॉ नहीं कहते। अब गॉस लॉ फ्लक्स को रिलेट करता है, तो फ्लक्स का एक पार्ट तो हम डिस्कस कर चुके हैं ना कि भाई फ्लक्स एक्चुअली में होता क्या है। वो डिस्कशन हम लोग कर चुके हैं कि हमने बोला कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स अगर किसी भी सरफेस की बात करें तो उस सरफेस से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास होती हैं, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोलते हैं ना। ओके। ठीक है, यही तुमने डिफाइन किया था कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स हाँ। क्या होता है आपका, किसी भी ज्योमेट्रिकल सरफेस से कितनी फील्ड लाइंस पास होंगी, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोलते हैं। और इस इलेक्ट्रिक फ्लक्स को कैलकुलेट करने का एक फॉर्मूला हमने पढ़ लिया था, ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स का ई डॉट डी ए, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट, ये क्या था, इलेक्ट्रिक फ्लक्स था। ठीक है, ओके। हाँ। तो ये कैलकुलेशन हमने कर ली थी ना। हाँ। तो ये कैलकुलेशन हमने कर ली थी। अब इसी को हम इंटीग्रेट करते हैं। अगर वैसे अगर न्यूमेरिकली वाइज बात करें तो अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, और यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हमने इसका पार्ट क्या पढ़ा था, इलेक्ट्रिक फील्ड फाई ई इज इक्वल टू क्या था, इसी का इंटीग्रेशन था ना, ई डॉट डी ए। हम्म। कि भाई हम क्या करेंगे, पूरे एरिया को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, हर एरिया से लिंक्ड फ्लक्स कैलकुलेट करेंगे, उनको जोड़ देंगे, तो उससे क्या मिलेगा अपने को, इलेक्ट्रिक फ्लक्स मिल जाएगा। ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए हमने बात की थी ना। हाँ। तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए इंटीग्रेशन का यूज नहीं करोगे तो भी चलेगा, ई डॉट डी ए या ई इंटू डी ए सिंपली कर लेंगे हम लोग। ठीक है, ऐसी को ई डॉट ए भी बात करते थे। तो ये एरिया वेक्टर के बारे में बताया था, क्या था एरिया वेक्टर हाँ। बताइए। मैग्नीट्यूड जो था वो एरिया ऑफ द सरफेस और डायरेक्शन नॉर्मल टू द सरफेस। दो तरीके से बताया था डायरेक्शन के बारे में। मैग्नीट्यूड आप सही कह रही हैं, मैग्नीट्यूड क्या बताया आपने, एरिया ऑफ द सरफेस, हम्म। ये डिस्कशन किया था हमने। ओपन सरफेस जो था डायरेक्शन में वो नॉर्मल टू सरफेस था, और क्लोज्ड वाले में ई डॉट प्रोडक्ट ए वेक्टर, हाँ मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड डॉट प्रोडक्ट एरिया वेक्टर इक्वल्स टू ई ए कॉस थीटा। डायरेक्शन के लिए हमने जो बात की थी, तो डायरेक्शन के लिए जो बात की थी वो क्या था आपका, अगर ओपन सरफेस, ओपन सरफेस है तो ये तो बात आप सही बता रहे हो कि ओपन सरफेस के लिए दिस इज नॉर्मल टू द सरफेस, मतलब एरिया वेक्टर का जो भी डायरेक्शन होगा वो नॉर्मल टू द सरफेस ही होगा। जो भी डायरेक्शन होगा दैट विल बी नॉर्मल टू द सरफेस। लेकिन क्लोज्ड सरफेस के लिए हमने बात की थी, जो भी डायरेक्शन होगा क्लोज्ड सरफेस की अगर बात करें तो दैट विल बी आउटवर्ड नॉर्मल ना, याद आ रहा है। ओके। हाँ। जैसे मान लीजिए हमने क्या कहा, एक छोटा सा क्वेश्चन इस पे अगर करते हैं कि ये एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, इस तरीके से एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखी है, और इसके अंदर मान लीजिए हम एक इमेजिनरी सिलिंड्रिकल सरफेस रख लेते हैं। ये एक सिलिंड्रिकल सरफेस है, सिलेंडर है मान लीजिए, आपसे कहा जा रहा है इससे लिंक्ड फ्लक्स बताइए। ठीक है, तो ये क्लोज सरफेस है कि ओपन सरफेस है, सिलेंडर की अगर बात करें तो ये क्लोज सरफेस है।
तो क्लोज सरफेसेस में हम क्या करेंगे, हम ये देखेंगे कि ये क्लोज सरफेस कितनी ओपन सरफेसेस या कितनी सरफेसेस से मिलकर बनी हुई है। तो कितनी सरफेसेस से मिलकर बनी हुई है, तो ये एक फ्लैट सरफेस ये है, एक फ्लैट सरफेस ये है, और एक ये कर्व सरफेस है। तीन सरफेसेस हैं। ये फ्लैट सरफेस, ये मान लीजिए सरफेस नंबर 1, ये दूसरी फ्लैट सरफेस, ये फ्लैट सरफेस नंबर 2, और ये कर्व सरफेस है, दिस इज सरफेस नंबर 3। तो इन तीनों के लिए हम ई डॉट ए का कैलकुलेशन करेंगे और उन सबको क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, तो अपने को क्या मिल जाएगा, नेट फ्लक्स मिल जाएगा। ठीक है, यही तो हमने कैलकुलेशन की थी। तो ई तो यूनिफॉर्म है। अब अगर एरिया वेक्टर की बात की जाए, जैसे अगर इसके लिए एरिया वेक्टर की बात की जाए, तो इसके लिए एरिया वेक्टर है ऐसे, ये होगा एरिया वेक्टर। अगर सरफेस नंबर 2 के लिए बात की जाए, तो सरफेस नंबर 2 के लिए एरिया वेक्टर क्या होगा, ऐसे। हाँ, और सरफेस नंबर 3 के लिए अगर बात की जाएगी, तो सरफेस नंबर 3 के लिए जो एरिया वेक्टर होगा वो कुछ इस तरीके से होगा। ठीक, तो देखिए सरफेस नंबर 1 के लिए बात की जाए, तो व्हाट इज द एंगल बिटवीन एरिया वेक्टर एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल क्या है, 180 180। 180। तो बेसिकली अगर हम इसको एक्सपेंड करेंगे, जो हमने लिखा हुआ है ई डॉट ए, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, मॉड ऑफ ई, मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ ई, मैग्नीट्यूड ऑफ ए इनटू कॉस थीटा। ए डॉट बी की वैल्यू ए बी कॉस थीटा होती है। तो अगर ए बी कॉस थीटा होती है, तो इसका एरिया अगर ए, इलेक्ट्रिक फील्ड ई, तो इससे लिंक्ड फ्लक्स क्या हो गया आपका, अगर बात की जाए तो हो जाएगा माइनस ई ए। क्या, अगर इसका एरिया, ये जो सरफेस इसका एरिया ए मान लें, अगर रेडियस आर दे रखी होगी, तो यही हम लोग क्या लिख सकते हैं, ई इंटू पाई आर स्क्वायर, माइनस ई इंटू पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो इसका इससे लिंक्ड फ्लक्स क्या हो गया आपका, माइनस ई ए। ओके, इतनी चीज क्लियर ना, क्योंकि cos 180 की वैल्यू क्या हाँ होती है, ओके, -1 होती है। cos 180 -1 होगा, तो यहाँ माइनस ये आ जाएगा। सिमिलरली अगर इससे बात की जाएगी, सरफेस नंबर 2 से अगर बात की जाएगी, तो इससे लिंक्ड फ्लक्स क्या हो जाएगा आपका, E इंटू ए। इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल कितना है, सेकंड वाले में ना। हाँ सेकंड सरफेस, ये भी तो ये 0 हाँ 0 डिग्री है। तो cos 0 की वैल्यू क्या होती है, 1। तो E A 1। cos 0 1, तो कितना आ गया, E इंटू ए। ठीक है, ओके, अभी थर्ड वाली सरफेस के लिए अगर बात की जाए, तो थर्ड वाली सरफेस के लिए क्या है आपका, थर्ड वाली सरफेस के लिए तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है ना, और एरिया वेक्टर ऐसे है, तो इनके बीच का एंगल कितना है, 90। 90। तो cos 90 की वैल्यू क्या होती है, 0। हम्म, तो इससे लिंक्ड फ्लक्स क्या हो जाएगा आपका, 0। 0। हाँ, तो अगर टोटल फ्लक्स की हम बात करेंगे, तो टोटल फ्लक्स की अगर बात करें, तो टोटल फ्लक्स क्या हो गया आपका, टोटल फ्लक्स इज माइनस ई ए प्लस ई ए और प्लस 0 इज इक्वल टू टोटल क्या आ गया, 0। ठीक है, हाँ ओके। तो इसी को हमने एक जो है कंक्लूजन ड्रॉ किया था, इसी का हमने ये कंक्लूजन ड्रॉ किया था कि अगर किसी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई क्लोज सरफेस रखी होगी, तो उससे लिंक्ड फ्लक्स 0 होगा। ओके, ये हमने लास्ट टर्न पे क्वेश्चन भी किया था इससे रिलेटेड ना, हाँ हाँ, कि अगर किसी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई भी क्लोज सरफेस रखी होगी, तो उससे लिंक्ड फ्लक्स क्या होगा, 0। मतलब phi इज इक्वल टू 0 फॉर एनी क्लोज्ड सरफेस placed in uniform electric field ना। ये हमने डिस्कशन लास्ट क्लास में किया था। इसका कारण ये भी होता है कि एक्चुअली में दो तरह के फ्लक्स होते हैं, एक इनवर्ड फ्लक्स और एक आउटवर्ड फ्लक्स। अगर इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बात करें, तो एक अंदर का फ्लक्स और एक बाहर फ्लक्स, इनवर्ड और आउटवर्ड। तो जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किसी
क्लोज फिगर को एंटर करेंगी उतनी ही तो बाहर निकलेंगी ना, अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है तो, हाँ ना। तो इस कारण से हाँ इनवर्ड फ्लक्स इज इक्वल टू क्या हो जाता है, आउटवर्ड फ्लक्स। आउटवर्ड। जैसे ओके यहाँ पे अगर बात किया जाए तो ये इनवर्ड फ्लक्स अगर लें तो ये है माइनस में, और ये क्या है आपका आउटवर्ड फ्लक्स क्या है, अगर इसकी बात करें तो ये क्या है प्लस में। दोनों सेम है, एक प्लस में होगा एक माइनस में होगा, ठीक है। हाँ ओके तो इस कारण से टोटल फ्लक्स क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है, ठीक। इतनी चीज ओके। क्लियर। हाँ तो ये तो फ्लक्स की बात हुई, इस पे हमने लास्ट टाइम पे कुछ क्वेश्चंस भी किए थे, मुझे याद आ रहा है, किए थे ना। किए थे। अब हम लोग आते हैं कि भाई गॉस ने क्या बोला था, गॉस लॉ क्या है। तो गॉस ने ये बोला था कि भाई किसी भी सरफेस से लिंक्ड जो फ्लक्स होता है, ठीक है, किसी भी ओके सरफेस से लिंक्ड जो फ्लक्स होता है उसको अगर हम एप्सिलॉन नॉट से मल्टीप्लाई कर दें तो दैट विल बी इक्वल टू चार्ज इनक्लोज्ड बाय दैट सरफेस, ठीक है। ओके मान लीजिए एक एक स्पेस है, एक सर्टेन रीजन है, उसमें कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक। हमने उसमें क्या किया, एक इमेजिनरी सरफेस बनाई, क्लोज सरफेस, इमेजिनरी क्लोज सरफेस बनाई, ठीक है। अब उस इमेजिनरी क्लोज सरफेस को इन्होंने नाम क्या दिया था, गॉसियन सरफेस। तो उन्होंने कहा कि इस इमेजिनरी क्लोज सरफेस से लिंक्ड फ्लक्स अगर आप कैलकुलेट करो, ठीक है, कोई भी एक रीजन है जिसमें ओके इलेक्ट्रिक फील्ड है, जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड है, वहां चार्ज हो ना हो इसकी कोई श्योरिटी नहीं है, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड है। उस इलेक्ट्रिक फील्ड में हम एक क्लोज्ड सरफेस बनाते हैं, वो इमेजिनरी होगी, ठीक। हमने एक इमेजिनरी क्लोज सरफेस बनाई, ठीक। उस इमेजिनरी क्लोज सरफेस से जो टोटल फ्लक्स होगा, ठीक, that will be equal to q upon epsilon naught, q enclosed upon epsilon naught। मतलब गॉस लॉ की अगर बात करें तो गॉस लॉ का जो स्टेटमेंट है आपका ये है, गॉस लॉ इज इक्वल टू फाई इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू q enclosed upon epsilon naught, ठीक है। फाई ओके ई क्या है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज्ड सरफेस, ठीक। phi e is flux through any closed surface। एनी क्लोज सरफेस मतलब ये किसी भी शेप की हो सकती है, किसी भी साइज की हो सकती है, ठीक है। ओके स्फेरिकल हो सकती है, सिलेंड्रिकल हो सकती है, क्यूब हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ओके। ये भी हमने डिस्कस किया था क्या? नहीं अच्छा ये नहीं नहीं किया, होता। ओके। तो इसी को इन्होंने क्या बोला कि भाई हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालने का एक तरीका और जानते हैं। इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालने का एक तरीका क्या था अपने पास, ई डॉट ए था फॉर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होगी तो हम क्या करते थे, उसको इंटीग्रेट करके निकालते थे। बहरहाल इंटीग्रेशन वाला जो हाँ फॉर्मूला है वो जनरल है, इसी का यूज करके हम हर जगह कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक। लेकिन बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने आपको ये बता दिया कि अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होगी तो क्या करेंगे, ई डॉट डी ए मतलब ई इंटू ए, सिंपली हम कर सकते हैं। और अगर नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होगी तो हमने ये बात की थी कि ये क्या होगा, ई डॉट डी ए मतलब एक छोटे से एलिमेंट से हम क्या करेंगे, फ्लक्स कैलकुलेट करेंगे और उसको क्या कर देंगे, इंटीग्रेट कर देंगे। मतलब जिस भी एरिया से फ्लक्स कैलकुलेट करना है उस फ्लक्स को छोटे 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 एरिया में हम क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। हर एरिया से लिंक फ्लक्स कैलकुलेट करेंगे और उनको जोड़ेंगे। जोड़ने का काम कौन करता है, इंटीग्रेशन करता है, ठीक है। ओके इतनी चीज क्लियर। हाँ तो यहीं पे गोला लगा दिया हमने। ये गोला क्या बता रहा है, दिस इज द इंटीग्रल ओवर अ क्लोज सरफेस इज इक्वल टू क्यू इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्योंकि भाई ये भी फ्लक्स है और ये भी फ्लक्स है, तो बेसिकली ये दोनों आपस में बराबर होने चाहिए ना, ठीक है। हाँ ओके
तो ये गॉस लॉ का स्टेटमेंट है। अगर आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछा जाएगा कि गॉस लॉ क्या होता है, तो गॉस लॉ आपको ये बताना पड़ेगा E डॉट ए इज इक्वल टू क्यू इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। E डॉट ए इज इक्वल टू क्यू इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इससे आपको क्या मिलेगा? फ्लक्स मिलेगा। ठीक, क्लियर है ओके। चीज? हाँ। तो अब इसमें ये Q इनक्लोज्ड क्या है? Q इनक्लोज्ड इज चार्ज इनक्लोज्ड बाय गॉसियन सरफेस। जो हम इमेजिनरी सरफेस की बात कर रहे हैं उसे हम लोग गॉसियन सरफेस बोलते हैं। ठीक है, ओके। तो ये आपका गॉस लॉ हो गया। अब देखिए, ये गॉस लॉ इज इंपॉर्टेंट, ये नीट के लिए भी इंपॉर्टेंट है, ये आपके बोर्ड्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है, दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे रिलेटेड 3-4 डेरिवेशन होते हैं, वो आपको बोर्ड में काम आएंगे। बोर्ड में डेरिवेशन जो है पूछे जाते हैं, और नीट में इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी बहुत पूछे जाते हैं नीट में। तो इसलिए जो है ये आपके दिमाग में एकदम क्लियर होना चाहिए। इसमें क्यू इनक्लोज्ड के बारे में तो मैंने बता दिया। ठीक, एक चीज ये पूछी जाती है कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, जो हमने ये इक्वेशन लिखी है E डॉट ए इज इक्वल टू क्यू इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो इसमें ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर के चार्जेस के कारण होगी, कि बाहर के चार्जेस के कारण होगी, कि सबके कारण होगी? जैसे मैं मान लीजिए क्या कहना चाह रहा हूँ कि एक छोटा सा क्वेश्चन इस पे कर लेते हैं। मान लीजिए ये एक गॉसियन सरफेस मैंने बनाई, किसी भी शेप की, ऐसे एक गॉसियन सरफेस मैंने बना दी, ये आपकी गॉसियन सरफेस। ठीक है, अब इसके अंदर और बाहर कुछ चार्जेस रख देते हैं। मान लीजिए ये Q1 है, ये Q2 है, ये Q3 है, ये Q4 है। अब आपसे बोला जा रहा है ये जो Q इनक्लोज्ड है, ठीक है, वो क्या होगा? Q1 प्लस Q2 कि Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस Q4 होगा? इस सरफेस की हम लोग बात कर रहे हैं, ये जो डॉटेड ओके। लाइन बनाई हुई है। तो क्यू इनक्लोज क्या है? जो भी गॉसियन सरफेस है उसके अंदर का चार्ज ना। तो अगर ये गॉसियन सरफेस है हाँ, आपकी, तो इसके अंदर कौन कौन से चार्ज हैं? Q1 और प्लस Q2। वन और प्लस। हाँ। तो अगर Q इनक्लोज की बात की जाएगी तो ये क्या होगा? Q1 प्लस Q2। ठीक है, ओके। हाँ। तो Q इनक्लोज इज Q1 प्लस Q2। लेकिन अगर आपसे कहा जाए यहां ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लिखी हुई है, दिस इलेक्ट्रिक फील्ड, ये ड्यू टू Q1 एंड Q2 होगा सिर्फ, या ड्यू टू Q1 एंड Q2 एंड Q3 एंड Q4 होगा, या ड्यू टू Q3 एंड Q4 होगा? बताइए। चलिए मैं बता देता हूं। दिस इलेक्ट्रिक फील्ड इज ड्यू टू ऑल द चार्जेस, वेदर इनसाइड द गॉसियन सरफेस और आउटसाइड द गॉसियन सरफेस। तो इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग कहाँ एज्यूम कर रहे हैं, मतलब पूरे इस उसमें? सरफेस से लिंक्ड, इस सरफेस के लिए E डॉट डी ए का कैलकुलेशन करेंगे ना, तो इस E डॉट डी ए के कैलकुलेशन में आपका जो E है, ये इस इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर रहे हैं। जैसे इसके पहले हम अपने को इलेक्ट्रिक फील्ड ये दे रखी थी ना, अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड का हमने इस गॉसियन सरफेस से, ये मान लीजिए हमने एक सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस ली, तो जितनी भी इसके सरफेसेस थी, दो फ्लैट सरफेसेस थी, एक कर्व सरफेस थी, तो फ्लैट सरफेस, दोनों फ्लैट सरफेस से E डॉट ए का कैलकुलेशन किया, और कर्व सरफेस से E डॉट ए का कैलकुलेशन किया। भाई E डॉट ए के लिए, E डॉट डी ए के लिए आपको एरिया वेक्टर तो चाहिए होगा ना, उस एरिया वेक्टर से इलेक्ट्रिक फील्ड का कितना एंगल है या कैसा एंगल है, ये हम जो है कैलकुलेट करेंगे, मतलब डॉट प्रोडक्ट ओके। कैलकुलेट करेंगे उसका। ठीक है, तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, दिस इज ड्यू टू ऑल द चार्जेस वेदर इनसाइड द सरफेस और आउटसाइड द गॉसियन सरफेस। ये चीज दिमाग में रखनी है। इतना छाप लिया आपने? एक मिनट। इतना छाप लीजिए। ओके। इसमें ई क्या है आपका? ये नोट है, ये आप दिमाग में एकदम जो है रखिए इसको, कि ई डॉट डी ए का ये क्लोज्ड इंटीग्रल जो है, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड
this electric field E is electric field due to all the charges. All the charges means whether inside the Gaussian surface or outside the Gaussian surface. Inside as well as outside. इतनी चीज क्लियर? ठीक है? ओके। तो ये आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बात हो गई। अब Q इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू E डॉट dA, इसका यूज करके हम क्या करेंगे, कुछ छोटे छोटे क्वेश्चंस करते हैं। ठीक, तो कुछ छोटे छोटे क्वेश्चंस करते हैं। जैसे मान लीजिए कि पहले एक छोटा सा क्वेश्चन करते हैं। मान लीजिए कि एक चार्ज है +Q, ठीक, और एक मैंने सरफेस ली जिसकी रेडियस है R, और एक दूसरी सरफेस है, मान लेते हैं कंसेंट्रिक, ये इसके दोनों जो ये स्फेरिकल सरफेसेस है मान लीजिए, और इसकी जो रेडियस है दिस इज 1.5 R। तो इससे लिंक्ड फ्लक्स मान लीजिए φ1 है, और जो ग्रीन वाला है इससे लिंक्ड फ्लक्स मान लीजिए φ2 है। तो आपसे बोला जा रहा है कि φ1 और φ2 की वैल्यू को रिलेट करना है आपको। ऑप्शन नंबर 1 चलिए दे देता हूं मैं, φ1 इज इक्वल टू φ2। ऑप्शन नंबर 1 φ1 इज ग्रेटर देन φ2। ऑप्शन नंबर 3 φ1 इज लेस देन φ2, एंड ऑप्शन नंबर 4 φ1 इज नॉट इक्वल टू φ2। क्या सही होना चाहिए? दो स्फीयर्स हैं, कंसेंट्रिक स्फीयर्स हैं, जिनके सेंटर पर +Q चार्ज रखा हुआ है। एक की रेडियस है R, दूसरे की रेडियस है 1.5 R। 1.5 R वाले से लिंक फ्लक्स है φ1, और R वाले से लिंक फ्लक्स है φ2। तो इस φ1 और φ2 के बीच में क्या रिलेशन होगा? रेडियस अंदर वाले का R है, बाहर वाले का 1.5 R। हाँ, ओके। क्या आ रहा है आंसर आपका? φ2 is greater than φ1। φ2 इज ग्रेटर देन φ1। क्यों? क्योंकि उसका रेडियस ज्यादा है, और मतलब रेडियस ज्यादा हो गया तो क्या हो जाएगा? रेडियस ज्यादा होने से क्या हो जाएगा देवी जी? ये बेसिक समझिए। देखिए, फ्लक्स कैलकुलेट करने के लिए अपने पास दो फॉर्मूले आ गए। किसी भी सरफेस से फ्लक्स कैलकुलेट करना है तो एक फॉर्मूला अपने पास आ गया है ये Q इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और एक फॉर्मूला आ गया है E डॉट dA। इसी को हम क्या कर देंगे, इंटीग्रेट करेंगे थ्रू दिस क्लोज सरफेस। तो यहाँ पे क्या दे रखा है? चार्ज दे रखा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा है? क्या दे रखा है? यहाँ चार्ज की बात की गई ना बेटिया। तो अगर चार्ज की बात की गई है तो हम इसी को तो यूज करेंगे, क्योंकि यही तो हमारे लिए सबसे ज्यादा फीजिबल दिखाई दे रहा है, सबसे आसान दिखाई दे रहा है कि भैया इस वाली सरफेस के अंदर कितना चार्ज है ये कैलकुलेट कर लें,
और ये जो दूसरी वाली येलो वाली सरफेस है इसके अंदर कितना चार्ज है ये कैलकुलेट कर लें, तो क्यू इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट से हम फाई और फाई टू दोनों कैलकुलेट कर सकते हैं ना। ओके। तो फाई वन की अगर बात की जाए तो जो ये येलो वाली सरफेस है इसके अंदर कितना चार्ज है, एक येलो वाला स्फीयर जो मान लें अगर, तो उसके अंदर कितना चार्ज है? हाँ। चाचा चौधरी की तरह इतना दिमाग क्यों चला रही हैं? येलो वाली सरफेस के अंदर कितना चार्ज है? पाई आर स्क्वायर चार्ज थीटा। बिटिया, चार्ज चार्ज, ये एरिया कहाँ आप बता रही हैं? ओके। ये सेंटर पे क्यू चार्ज ही तो रखा है। ओके। हाँ ओके। सेंटर पे क्यू चार्ज इसके भी, हाँ तो येलो वाले सरफेस के अंदर भी क्यू चार्ज है और ग्रीन वाले सरफेस के अंदर भी क्यू ही तो चार्ज है ना। हाँ तो क्यू इनक्लोज तो दोनों के लिए क्यू हो गया ना। ओके। हाँ तो क्यू इनक्लोज अगर दोनों के लिए क्यू हो गया तो क्यू इनक्लोज अपॉन एप्सिलॉन नॉट मतलब फाई वन क्या हो गया, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और यही फाई टू भी तो हो गया बेटा। भाई ये जो ग्रीन वाला स्फीयर है इसके अंदर भी हाँ। क्यू ही चार्ज है और जो येलो वाला स्फीयर है इसके अंदर भी क्यू ही चार्ज है। तो दोनों के अंदर क्यू इनक्लोज इज क्यू, तो फ्लक्स विल बी इक्वल टू क्यू इनक्लोज अपॉन एप्सिलॉन नॉट मतलब क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट हाँ ना। हाँ। तो आंसर इसका क्या है, फाई वन इज इक्वल टू फाई टू। ये क्वेश्चन आपकी बोर्ड्स में पूछा भी गया है। ओके ओके। ठीक, और नीट में भी ये पूछा गया है। तो इसलिए जो है इसको मतलब आपको समझना है, फ्लक्स का जब भी क्वेश्चन पूछा जाए तो आपको दिमाग में सोचना है ई डॉट डी ए का यूज करना है कि क्यू इनक्लोज अपॉन एप्सिलॉन नॉट का यूज करना है। दोनों में से जो जो चीज यूज होनी है, अगर चार्ज के बारे में बात की जा रही है तो क्यू इनक्लोज अपॉन एप्सिलॉन नॉट ही होगा। ठीक है, क्लियर इतनी चीज ना। ओके। हाँ एक सेकंड नोट कर लूँ। हाँ छाप लीजिए इसको। ओके। अब मान लीजिए कि मैंने कहा कि ये एक क्यूब है, इसमें कुछ सिमेट्री से रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये एक क्यूब है, आपने केमिस्ट्री में सॉलिड स्टेट पढ़ लिया है? वो चैप्टर इस बार कैंसिल आउट कर दिया है तो सेकंड चैप्टर से स्टार्ट किया है अभी। कहाँ क्या कैंसिल आउट कर दिया? बोर्ड्स पे नहीं आएगा? केमिस्ट्री में जो मतलब उनने बोला है कि ऑफिशियली कैंसिल आउट नहीं हुआ है लेकिन मतलब ऐसा बोल रहे हैं, तो उनने डायरेक्टली चैप्टर 2 से स्टार्ट किया है, सॉल्यूशन से। जो आते नहीं फर्स्ट होगा वाला है सॉलिड वो किया नहीं। हाँ उनको, आते नहीं होगा। सॉलिड स्टेट्स बहुत टिपिकल टॉपिक होता है एक्चुअली, ओके बहुत ज्यादा टिपिकल होता है। उसको उसमें एक्चुअली इमेजिनेशन नहीं होती, समझाने में प्रॉब्लम होती है, मतलब डिफिकल्ट तो नहीं ओके। कहेंगे, इमेजिन करना थोड़ा डिफिकल्ट टास्क होता है। जैसे मान लीजिए ये क्यूब है, मोस्टली लोग उसको पढ़ाने से भागते हैं। ये क्यूब है तो क्यूब के सेंटर पे एक चार्ज रखा हुआ है क्यूब। तो आपसे बोला जा रहा है कि इस क्यूब से लिंक्ड फ्लक्स बताइए। जैसे इस कमरे में हम लोग बैठे हुए हैं तो कमरे का एक हाँ सेंटर होगा, उस सेंटर पे हमने एक चार्ज रख दिया क्यूब, तो इस क्यूब से लिंक्ड फ्लक्स बताइए, आपसे ये पूछा जा रहा है। इसके अंदर चार्ज कितना है? क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट वही हाँ होगा। हाँ, ये टोटल चार्ज क्यू है। द क्यू इनक्लोज्ड इज इक्वल टू क्यू, तो फाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये टोटल फ्लक्स है ना बिटिया, हम्म। ये पूरे क्यूब से लिंक्ड फ्लक्स है। आपसे पूछा जा रहा है फाइंड फ्लक्स थ्रू वन सरफेस।
मतलब इस क्यूब में कितनी Okay. सरफेसेस हैं? 6. 6 सरफेसेस हैं। पूरे क्यूब से लिंक्ड फ्लक्स क्या है? क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। तो आपसे कहा जा रहा है एक सरफेस से लिंक्ड फ्लक्स बताइए। तो डिवाइड बाय 6 हो जाएगा, डिवाइड बाई 6 हो मतलब जाएगा, एकदम हाँ। सही। Okay. सिमेट्री का यूज हम इसलिए कर सकते हैं क्योंकि सेंटर पर रखा हो, अगर सेंटर पे नहीं रखा होता तो प्रॉब्लम हो जाती है, लेकिन क्योंकि सेंटर पे है तो हम लोग कह सकते हैं कि फ्लक्स थ्रू वन सरफेस इज इक्वल टू क्यू अपॉन 6 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है। Okay. Okay. हाँ। अब देखिए, इतना हम लोग अगर बोलते हैं तो अपने को ये बात समझ में आ जाती है, लेकिन इसी क्वेश्चन को ऐसे नहीं पूछा जाता है। आपके एनसीईआरटी में भी ये सॉल्व एक्सरसाइज का क्वेश्चन, शायद एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपसे कुछ ये ऐसे पूछा जाता है कि मान लीजिए ये एक स्क्वायर है, स्क्वायर की साइड है ए, और इससे इसके सेंटर से a/2 डिस्टेंस पर एक चार्ज रखा हुआ है। स्क्वायर की साइड क्या है? ए, और ये जो डिस्टेंस है सरफेस, ये डिस्टेंस क्या दे रखी है? मान लीजिए a/2, और ये इसका सेंटर है। इससे a/2 डिस्टेंस पर एक ये रखा हुआ है आपका चार्ज क्यू रखा हुआ है। तो इस सरफेस से लिंक्ड फ्लक्स बताइए। जैसे मैं बताना क्या चाह रहा हूं आपको, जैसे मान लीजिए कि मैंने ये बोला कि इस तरीके से ये एक सरफेस, जैसे बुक दिख रही है ना आपको ये, हाँ तो दिख रही है। ये एक सरफेस है, स्क्वायर सरफेस है, इसकी साइड है ए, ये इसका सेंटर है, सेंटर से a/2 डिस्टेंस पर ये चार्ज, यहाँ पे एक चार्ज रखा हुआ है क्यू। तो इससे लिंक्ड फ्लक्स बताइए। ठीक है, किससे लिंक्ड फ्लक्स बताइए? इस ओके। स्क्वायर सरफेस से लिंक्ड जो है बताइए। तो ओके। देखिए, चार्ज इसमें दे रखा है क्यू, ठीक है, हम्म। चार्ज दे रखा है क्यू, तो पक्की बात है फ्लक्स कैलकुलेट करने के लिए जो फॉर्मूला लगना है वो क्यू इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट ना। हाँ। लेकिन क्यू इनक्लोज तो हम कैलकुलेट करेंगे फॉर क्लोज सरफेस, हाँ। लेकिन क्लोज सरफेस तो है ही नहीं। अपने को जो क्वेश्चन में दे रखा है उसमें क्लोज सरफेस है ही नहीं, लेकिन ये बात गारंटीड है, चार्ज क्यू दे रखा है तो क्यू इनक्लोज अपॉन एप्सिलॉन नॉट ही लगना है। हाँ। ओके। तो इस तरह के क्वेश्चंस में आपको एक इमेजिनरी क्लोज्ड सरफेस इमेजिन करनी होती है। ठीक है, इमेजिनरी क्लोज सरफेस इमेजिन करनी होती है, और वो भी इस तरीके से इमेजिन करनी होती है कि अगर उस क्लोज सरफेस से लिंक्ड फ्लक्स आप कैलकुलेट कर लो तो सिमेट्री का यूज करके बाकी आप कैलकुलेशन कर पाओ। जैसे मान लीजिए कि ये आपका ये आपकी जो कहते हैं सरफेस थी, ठीक, तो ऐसे ही ओके। 1 2 3 4 और ऊपर टॉप पे 5, ठीक है, 5 सरफेसेस मैं और लगा दूं तो ये क्यूब बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? हाँ। और क्यूब के सेंटर पर ये चार्ज क्यू रखा हुआ है, ओके। तो तो क्यूब के, मतलब क्यू है कहाँ पे, सरफेस पे कि नहीं सरफेस से सर, दूर है? ये सरफेस थी, ये मेरा हाथ ये बुक रखी है हाँ। सरफेस, इससे यहाँ पे रखा हुआ है ना हाँ। चार्ज क्यू। ओके। हाँ ठीक है। ठीक, ओके। तो हमने इसी तरीके की 5 सरफेसेस और इमेजिन कर ली तो पूरा क्यूब बन गया। ठीक है, हाँ। अब क्यूब बन गया तो क्यूब के अंदर टोटल चार्ज कितना है? क्यूब। हाँ। तो टोटल क्यूब से लिंक्ड फ्लक्स कितना हो गया? क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। हाँ। तो अगर टोटल क्यूब से लिंक्ड फ्लक्स हो गया क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो चूंकि क्यूब के सेंटर पे रखा हुआ है तो इसमें 6 सरफेसेस हैं, तो हर हाँ। सरफेस से लिंक्ड फ्लक्स कितना हो जाएगा? क्यू बाई 6 एप्सिलॉन नॉट ना। हाँ। मतलब यही क्वेश्चन तो है, लेकिन ओके। इसको पूछने का तरीका बदल गया। ओ ओके। हाँ। तो ओके। इसका आंसर भी क्या है कि 5 विल बी क्यू अपॉन 6 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, ओके। तो अभी इसी से रिलेटेड इसको आप तब तक छाप लीजिए, तो हम लोग फटाफट जो है 1 2 क्वेश्चंस करते हैं इसी से रिलेटेड। ओके एक मिनट।
छाप लिया? हाँ ओके। छापती हैं या कि स्क्रीनशॉट लेती हैं? लिख रही हूँ। ओके। कर लिया? ओपन सिलेंडर है और हाँ, उसके एंड पे ओके। ओपन एंड ऑफ अ सिलेंडर सेकेंड वाला। मतलब जैसे ये सिलेंडर है ना, हाँ ये मान लीजिए आपको दिखाई दे रही होगी ये सिलेंडर है, तो ये ओके। इसका हाँ ये जो एंड है, जैसे ये सिलेंडर आपकी तरफ हाँ अगर मूव कर दिया अगर, तो यहाँ पे चार्ज क्यों रखा हुआ है? तो अगर यहाँ पे चार्ज क्यों ओके। रखा हुआ है, तो आपसे जो है इस सिलेंडर से लिंक्ड फ्लक्स पूछा जा रहा है। मतलब क्या है कि मान लीजिए ये एक सिलेंडर है, यहाँ पे एक चार्ज क्यों रखा हुआ है, ये क्यों चार्ज है, तो इस सिलेंडर से लिंक्ड फ्लक्स बताना है। तो अगेन लगना तो जो है कहते हैं क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट ही है, क्यू इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट ही, लेकिन अब इसके अंदर तो ये पूरा चार्ज है नहीं ना, हम्म। तो इसके अंदर अगर पूरा चार्ज नहीं है तो हम लोग क्या करते हैं, ऐसा ही एक सिलेंडर और अज्यूम कर लेते हैं, एग्जैक्टली ऐसा ही। ये तो ये पूरा एक सिलेंडर बन गया ना। हाँ ओके। तो अगर ये पूरा एक सिलेंडर तो बन गया तो फर्स्ट इस, वाला है। हाँ, तो पूरे सिलेंडर से लिंक फ्लक्स क्या हुआ, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। तो एक से लिंक फ्लक्स कितना हो जाएगा, क्यू बाई टू एप्सिलॉन नॉट। ये सिमेट्री का यूज करके हम सॉल्व कर रहे हैं, सिमेट्री की बात कर रहे हैं, ठीक है। ओके। तो मतलब इसका आंसर क्या हो गया, फाइव इज इक्वल टू क्यू अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट। दोनों सिलेंडर का मिला के क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि दोनों के सेंटर पर है, इसलिए एक से क्या हो जाएगा, क्यू बाई टू एप्सिलॉन नॉट। क्लियर है चीज? ओके हाँ आ गया। ओके। इसका आंसर बताइए तो तुरंत बताना चाहिए आपको, या क्वेश्चन नोट भी कर रही है क्या? हाँ ओके। थर्ड। क्यू बाई सिक्स एप्सिलॉन नॉट। ओके, एकदम सही आंसर, ये तो हमने डिस्कस भी किया। हम्म। ये क्वेश्चन दो तरीके से पूछा है, तो पहले तो ये क्वेश्चन पढ़ लीजिए, आपको क्या समझ में आ रहा है, तो जो है आगे बात करते हैं। और
देखिए क्वेश्चन क्या है, जैसे मान लीजिए ये एक क्यूब है, एक आपको दिखाई दे उसके अच्छा। कॉर्नर, हाँ समझ गया, मतलब क्वेश्चन आ गया, विजुअलाइज कर सकती हूँ लेकिन उसको करेंगे कैसे? देखिए बताता हूँ मैं, जैसे ये आपका क्यूब है, क्यूब के किसी एक कॉर्नर, मतलब यहाँ पे मैंने क्या किया, एक चार्ज रख दिया हुआ है, ठीक है, ठीक है, ये क्यूब है, क्यूब ओके, के हाँ यहाँ पे मैंने एक चार्ज रखा है। हाँ तो यहाँ पे एक चार्ज रखा है, तो इस वाले क्यूब, इसी क्यूब से लिंक्ड फ्लक्स पूछा जा रहा है। तो इसी क्यूब से लिंक्ड फ्लक्स पूछा जा रहा है, तो एक्चुअली में ये इसके अंदर तो है नहीं, क्यू इनक्लोज्ड हम पूरा पूरा जो है क्यू नहीं मान सकते। तो अपने को एक फिगर इमेजिन करना पड़ेगा जिसमें ये क्यू पूरा आ जाए, पहली चीज। और दूसरी चीज, उसके लिए आपको क्या कहते हैं, सिमेट्री का कंसेप्ट भी यूज करना पड़ेगा। तो मान लीजिए यहाँ पे एक क्यूब है, इसको पूरा ढकना है, तो उसको पूरा ढकना है तो कितने क्यूब्स की जरूरत ओके। पड़ेगी। इसके बगल में एक क्यूब रख दूं, 3। एक यहाँ और एक यहाँ, तो ये नीचे वाला हाँ पोर्शन ढक जाएगा पूरा। जैसे यहाँ पे ऐसे क्यूब रखा हुआ है, तो ओके। इसका कुछ पार्ट हाँ यहाँ आ रहा होगा, कुछ पार्ट यहाँ आ रहा होगा, कुछ पार्ट यहाँ आ रहा होगा, तो इनको, तो 3 साइड। हाँ, तो एक यहाँ रखा, एक यहाँ रखा, एक यहाँ रखा, 4 हो गए टोटल इसको मिला के। ओके हाँ लेकिन ओके। लेकिन अभी भी ये जो बाहर निकला हुआ पार्ट जो ऊपर होगा, वो तो इसके अंदर नहीं है ना, ये इमेजिन कर पा रही है कि नहीं। हाँ ओके। तो ऐसे ही एक इसके ऊपर रखा, एक जो यहाँ पे रखा था, एक इसके ऊपर रखा, एक इसके ऊपर रखा और एक इसके ऊपर रखा। तो 4 क्यूब थे, एक ये, एक ये, एक इसके बगल में, एक यहाँ पे, उनके ऊपर 4 क्यूब और रखे, तो इसके वो जो बड़ा क्यूब बनेगा उसके सेंटर पे आ जाएगा। ओके। ये इमेजिन कर पा रही है कि नहीं। हाँ हाँ तो मतलब 8 क्यूब हुए टोटल, ओके ठीक है। तो 8 क्यूब हुए, तो उन 8 क्यूब से मिला के फ्लक्स कितना होगा, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। ओके। तो एक क्यूब से कितना होगा, क्यू बाई 8 एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि 8 के सेंटर पर है, मतलब वो जो बड़ा क्यूब बन रहा है उसके सेंटर पर है। हाँ हाँ समझ गए। ओके, एक मिनट बात, ड्रॉ कर लूं। हम्म। हाँ तो अभी लेकिन क्वेश्चन अपना पूरा नहीं हुआ है, ठीक, ये क्वेश्चन अभी अपना पूरा नहीं हुआ है, क्योंकि ये जो मैंने आपको बताया वो क्या बताया कि हम्म ये क्यूब है, क्यूब के किसी एक कॉर्नर पर कोई चार्ज रखा हुआ है, क्यूब के किसी एक कॉर्नर पर ये चार्ज रखा हुआ है क्यूब। तो इस पूरे क्यूब से लिंक्ड फ्लक्स, फ्लक्स विद दिस क्यूब इज इक्वल टू क्यू बाई 8 एप्सिलॉन नॉट। ये मैंने आपको इमेजिन करवाया क्योंकि इसी तरीके के 8 क्यूब हम रखेंगे इसके बगल में, ठीक है, इसके ऊपर जो है, और उसके ऊपर जो है 4 क्यूब के ऊपर 4 क्यूब रखेंगे तो 8 क्यूब बनेंगे। तो एक क्यूब में इसका कंट्रीब्यूशन क्या होगा, क्यू बाई 8। बेसिकली ये सॉलिड स्टेट में बताया भी जाता है कि एक अगर एटम यहाँ पे रखा है तो इस क्यूब में इसका कंट्रीब्यूशन 1/8 होता है। ये इसी तरीके से बताया जाता है। तो क्यू बाई 8 एप्सिलॉन नॉट हो गया इस पूरे क्यूब से लिंक्ड फ्लक्स। ये क्वेश्चन थोड़ा अलग है, क्वेश्चन में क्या पूछा गया ये भी पूछा जाता है, तो ये आपको दिमाग में रखना है कि अगर ये क्यूब होगा, इसके कॉर्नर पर कोई चार्ज रखा हुआ है, ओके। तो फ्लक्स दिस क्यूब विल बी क्यू बाई 8 एप्सिलॉन नॉट। यही मान लीजिए कि एक दूसरा क्यूब मैं ड्रॉ करता हूँ, इससे रिलेटेड चलिए और केसेस बता देता हूँ मैं आपको, कि अगर मान लीजिए ये क्यूब मैंने ड्रॉ किया, क्यूब थोड़ा मैं जो है मेरी ड्राइंग खराब है, क्यूब की जगह पता नहीं क्या बन गया, तो रुकिए फिर से बनाता हूँ। अरे भी तो मिटाया था, फिर से वापस आ गया ये, ऐसा कैसे। क्यूब बनाया, ये है। अब आपसे बोला जा रहा है ये इसके एक फेस पर रखा हुआ, मतलब समझ रही हैं, जैसे ये क्यूब रख लिया हुआ है मैंने, एक डिब्बा लिया हुआ है, यहाँ पे ओके। एक चार्ज रखा हुआ है, तो इसका कुछ पोर्शन अंदर होगा, कुछ पोर्शन बाहर होगा, जैसे सिलेंडर वाला क्वेश्चन किया था हमने। हाँ तो आपसे बोला जा रहा है कि इसको बोला जा रहा है कि फेस के सेंटर पर है, सेंटर ऑफ एनी वन फेस,
ठीक है, क्यूब है, उसके 6 फेसेस होंगे, तो 6 फेस में से किसी भी एक फेस के सेंटर पर ये चार्ज है। ठीक, तो ओके इस क्यूब से लिंक्ड फ्लक्स पूछा जा रहा है आपसे, तो सिंपल सा जो है वही कंसेप्ट अप्लाई कर देते हैं। एक क्यूब ये है, ऐसा ही एक दूसरा क्यूब लगा दें। ठीक है, ओके तो ऐसा ही एक दूसरा क्यूब लगा देंगे तो दोनों से लिंक्ड फ्लक्स कितना हो जाएगा, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। तो एक से लिंक्ड कितना हो जाएगा, क्यू बाई 2 एप्सिलॉन नॉट ना। तो ये है आपका, ये कॉर्नर पे होगा तब, और ये है ओके फेस के सेंटर पर, फेस सेंटर्ड। तो फेस सेंटर्ड पे फ्लक्स की अगर बात की जाए तो ये हो जाएगा क्यू बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक, क्लियर है चीज। हाँ ओके ऐसे ही, हाँ ऐसे ही मान लीजिए एक और केस होता है, इसका हम एज पे रखते हैं, अगर किसी एक, ये मान लीजिए यहां पे कहीं एक चार्ज रख दिया, तो यहां पे कहीं एक चार्ज रखेंगे, जैसे मान लीजिए ये है, यहां पे एक चार्ज रखा हुआ है, तो यहां पे जैसे ये मान लीजिए ऐसे ऐसे एक चार्ज रखा हुआ है, तो ऐसे ये अगर एक चार्ज रखा हुआ है तो एक क्यूब ऐसे लगाना पड़ेगा। ठीक है, जो इसको कवर करेगा, एक इसके ऊपर और एक इसके ऊपर। इमेजिन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। हाँ ओके तो एक यहाँ पे, एक इसके ऊपर और एक इसके ऊपर, 4 क्यूब चाहिए जिससे कि ये सेंटर पे आ जाएगा ये वाला चार्ज आपका। तो चारों से मिला के फ्लक्स कितना हो जाएगा, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि चारों के अंदर चार्ज है क्यू, तो चारों के सेंटर पर है, तो एक से कितना हो जाएगा, क्यू बाई 4 एप्सिलॉन नॉट। ओके तो ये क्या हो गया आपका, फाई इज इक्वल टू क्यू बाई 4 एप्सिलॉन नॉट। ये है एच पे। एच की स्पेलिंग क्या होगी, हाँ क्या एज की स्पेलिंग क्या होगी, ये साइड वाला एज जो होता है, EDGE EDG पक्का। मेरी इंग्लिश कमजोर है तो आपके ऊपर मैं भरोसा कर रहा हूँ। अब अगली बार से जो है मैं बच्चों को ये पढ़ाऊंगा, एज की स्पेलिंग क्या होती है, EDGE। हाँ ओके, छाप लीजिए इसको, फिर अपने क्वेश्चन पे आते हैं। हम लोग को जो क्वेश्चन पूछा गया है उसको सॉल्व करते हैं। ये अगर आपने सॉलिड स्टेट पढ़ा होता केमिस्ट्री में तो जो है मेरे को इतना नहीं समझाना होता, तुरंत आपके दिमाग में क्लिक कर जाता है। ओके छाप लिया। हाँ अब हम अपने इस क्वेश्चन पे लौट के आते हैं, इस क्वेश्चन पे लौट के आते हैं। तो इसमें जो क्वेश्चन पूछा गया है, इसमें बोला गया है कि भैया पूरे क्यूब से नहीं, लेकिन फ्लक्स पूछा जा रहा है। द चार्ज ओके क्यूब इज केप्ट एट द कॉर्नर ऑफ अ क्यूब। किसी क्यूब के कॉर्नर पर रखा गया है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स passing through one of those faces not touching that charge is। ओके तात्पर्य इसका समझ में आया आपको, जिस क्या मतलब क्या करना है। जैसे यही वाला क्वेश्चन है, तो अगर मैं इसको नेम कर दूं, मान लीजिए ये है ए ओरिजिनल क्यूब हाँ बी सी डी ई एफ और जी। ठीक है, तो 3 सरफेस हैं जो टच नहीं कर रहे। ये तो मैं इस पे लिख रहा था, नेमिंग गायब हो गई है। तो ए क्या, आज मेरे लैपटॉप में कुछ हॉन्टेड चीजें हो रही हैं। ए बी सी डी ई एफ, भूत होता है कि नहीं होता है, होता होगा होता होगा मतलब आप बिलीव करती हैं कि भूत होता है। सकता है चलिए देखिए क्वेश्चन क्या पूछा गया है। ए बी सी डी, ये एक फेस है जिसको ये टच कर रहा है। सिमिलरली अगर हम लोग बात करें तो ए बी ई एफ इसको भी टच कर रहा है ना। हाँ एंड सिमिलरली ए सी जी एफ ए इसको भी क्या कर रहा है, टच कर रहा है। हाँ
और ऊपर वाला ये तुमने काउंट कर ही लिया कि ये जो है आपका एक ABDC इसको टच कर रहा है, और एक ये वाला ABEF इसको टच कर रहा है, और एक ACGF, मतलब 3 को टच कर रहा है। और जो नॉन टचिंग है मैं उसको जो है किसी और कलर से बना देता हूँ। जो नॉन टचिंग वाली केसेस हैं, एक तो इसको ये चार्ज नहीं टच कर रहा है, ये वाली सरफेस जो है, ठीक है, और एक इसको नहीं टच ओके कर रहा है, और एक इसको नहीं टच कर रहा है ना, ठीक है। ये जो व्हाइट से मैंने बनाया हुआ है, इन 3 सरफेसेस को ये टच नहीं कर रहा है, तो आपसे इन्हीं 3 सरफेसेस से लिंक्ड फ्लक्स पूछा जा रहा है। टोटल फ्लक्स तो हमने ओके निकाल लिया Q/8 एप्सिलॉन नॉट, लेकिन इन हाँ 3 से लिंक्ड फ्लक्स की अगर बात की जाएगी तो अब इसको थोड़ा अपने को समझना पड़ेगा, बहुत ध्यान से इसको समझिएगा। जैसे यही क्यूब है मेरे पास, डिब्बा यही है, ठीक है। इस क्यूब की अगर बात की जाए, मान लीजिए यहाँ पे चार्ज रखा हुआ था, ये चार्ज ऐसे रखा हुआ है, ठीक, ये चार्ज है। ओके तो इसकी जो फील्ड लाइंस आएंगी, फील्ड लाइंस के बारे में हमने थोड़ी बहुत बात की, तो इसकी जो फील्ड लाइन आएगी, हाँ जैसे अगर मैं, ये क्यूब था मान लीजिए, ये क्यूब था, तो इसकी जो फील्ड लाइन होगी वो लाइन ऐसे जाएगी। देखिए मैं आपको दिखा रहा हूँ, पेन है, ये फील्ड लाइन जो है पेन से बनाया हुआ है और सरफेस के ओके ऊपर, हाँ ठीक है। हाँ तो इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे हो गई, ऐसे हो गई ना, हम्म और एरिया वेक्टर इसका कैसे होगा, ऐसे होगा ना बेटिया। हाँ तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे, एरिया 90 वेक्टर डिग्री आएंगे, हाँ, तो एंगल कितना होगा, 0। हाँ 0 तो मतलब इससे लिंक्ड फ्लक्स तो 0 हो गया ना। ओके ओ हाँ ओके तो मतलब जो ये Q/8 एप्सिलॉन नॉट है, इसमें जो टचिंग सरफेसेस हैं उनसे लिंक्ड फ्लक्स तो 0 है, हाँ ठीक है। ओके तो इसमें फ्लक्स, जैसे अगर एक कॉर्नर पे रखा हुआ है, ये क्यूब बन गया अपना, अगर यहाँ पे एक चार्ज क्यू रखा हुआ है किसी कॉर्नर पर, तो फ्लक्स थ्रू टचिंग सरफेसेस, TOUCHING, टचिंग सरफेसेस, ये कितना होगा, 0 ना। हाँ क्यों 0 होगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल कितना है, 90, 90 डिग्री बिकॉज हाँ इलेक्ट्रिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू एरिया वेक्टर। तो मतलब जो बाकी 3 बची, फ्लक्स थ्रू नॉन टचिंग सरफेसेस, ये कितना हो गया, Q/8 एप्सिलॉन नॉट था ये टोटल फ्लक्स, तो यही तो हुआ ना, टोटल हम्म नॉन टचिंग आपकी। तो नॉन टचिंग सरफेसेस कितनी ओके हैं, नॉन 3 टचिंग सरफेसेस हैं 3, इज इक्वल टू 3। तो फ्लक्स थ्रू ईच नॉन टचिंग सरफेस कितना हो जाएगा बताइए बिटिया। Q/8 था टोटल, हाँ इसको 1/3 कर दें, तो ये कितना हो जाएगा, ओके Q/24 एप्सिलॉन। 24 ओके ठीक, तो इसका आंसर क्या होगा, Q/24 एप्सिलॉन नॉट। ओके क्लियर इतनी चीज। हाँ आ गया देखिए ओके Q/एप्सिलॉन नॉट को आपको यूज कहाँ करना है, जहां चार्ज दे रखा होगा। फ्लक्स के यही 2 तरह के क्वेश्चन ही पूछे जा सकते हैं, ठीक। कि अगर किसी चार्ज की बात की जाएगी तो Q इनक्लोज्ड ओके अपॉन एप्सिलॉन नॉट का यूज करेंगे। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर दे रखा होगा तो हम लोग क्या करेंगे, Q इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट का यूज करेंगे। ओके उल्टा बोल गया मैं, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर दे रखा होगा तो E.A का हाँ यूज करूंगा, और अगर चार्ज दे रखा होगा तो Q इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट का यूज करूंगा। एब्सोल्यूट ओके ये एकदम पिक्चर क्लियर होनी चाहिए। हम्म चलिए, तो एक आध क्वेश्चन इस पे और कर लेते हैं। इसको आपने छाप तो लिया ही होगा ना। हाँ कर लिया
स्कूल में क्या चल रहा है अभी? यही वाला चैप्टर चल रहा है, लेकिन अभी पहुंचने हैं यहाँ तक, अभी कूलम्स लॉ ही कर रहे हैं क्योंकि हाँ। एक ही क्वेश्चन करते हैं। ये मैं बता देता हूँ आपको, रुकिए, ठीक है, क्योंकि ये कंसेप्ट अभी उन्होंने डिस्कस नहीं किया है। ओके। देखिए, ये जो क्वेश्चन है, इसका कहने का मतलब ये है कि कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है, कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड है, उस इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई सरफेस रखी हुई। हाँ। ऐसा तो बोला नहीं गया है कि इस सरफेस के अंदर एक चार्ज है, चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड है, उसके अंदर ये रखा हुआ है, ऐसा तो कुछ बोला नहीं गया है। ठीक, तो अगर कोई भी क्लोज सरफेस किसी एक्सटर्नल चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड में रखी जाए, भाई देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए चार्ज जरूरी है, ठीक। जैसे मान लीजिए मैंने क्या किया कि ये एक पॉजिटिव चार्ज है प्लस क्यू, और ये है माइनस क्यू, तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड तो होगी ना, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का पैटर्न ऐसा कुछ होगा, ऐसे गया ऐसे गया। हाँ। तो मान लीजिए हमने इसके अंदर एक जो क्या किया, एक सरफेस ऐसे बना दी, ठीक, ये सरफेस मैंने ऐसे बना दी, तो इस सरफेस के अंदर तो कोई चार्ज नहीं है, इसकी और इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ था, ठीक है। तो अगर कोई भी क्लोज सरफेस किसी एक्सटर्नल चार्ज की, एक्सटर्नल चार्ज मतलब चार्ज इज नॉट इनसाइड द सरफेस, जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, तो अगर कोई भी क्लोज सरफेस किसी एक्सटर्नल चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड में रखी होगी, तो उससे लिंक्ड फ्लक्स जीरो होगा। क्यों जीरो होगा, पहले तो हम ये चीज नोट कर लेते हैं। ओके। इफ एनी क्लोज सरफेस is placed in electric field of external charge, then flux through it is zero। क्योंकि भैया फ्लक्स का फॉर्मूला क्या है, Q इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट ना। हाँ। तो इसके अंदर तो चार्ज ही नहीं है, तो इसके अंदर चार्ज नहीं, मतलब Q इनक्लोज की वैल्यू क्या है, जीरो है। हाँ। तो Q इनक्लोज की वैल्यू जीरो है, तो मतलब फ्लक्स भी जीरो होना चाहिए। तो ऐसा ही कुछ यहाँ पे है, इसमें क्या बोला जा रहा है, ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड है जो इसके अंदर के किसी चार्ज की नहीं है, किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है, ठीक। ये एक हेमिस्फीयर है, तो हेमिस्फीयर है, तो इससे टोटल लिंक्ड फ्लक्स क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। हाँ। तो हमने क्या सीखा है कि अगर किसी क्लोज सरफेस से लिंक्ड फ्लक्स कैलकुलेट करनी है, किसी क्लोज सरफेस से लिंक्ड फ्लक्स कैलकुलेट करनी हो, तो हम ये देखते हैं वो क्लोज सरफेस कितनी सरफेसेस से मिलके बनी है, और हर सरफेस से लिंक्ड अलग अलग फ्लक्स कैलकुलेट करते हैं और उनको ऐड कर देते हैं, तो उससे क्या मिल जाता है, अपने को फ्लक्स मिल जाता है, ठीक है। हाँ। ओके। तो अगर बात की जाए तो भाई इसके अंदर कैसी दो सरफेसेस है, एक ये सरफेस है, मान लीजिए ये सरफेस नंबर 1 है, और एक ये कर्व सरफेस है, ये सरफेस नंबर 2 हो गई, ठीक। तो अगर ये दोनों की बात की जाए तो φ1 प्लस φ2 इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। हाँ। क्योंकि हमने अभी भी पढ़ा कि अगर कोई भी क्लोज सरफेस किसी एक्सटर्नल चार्ज की फील्ड में रखी होगी, तो उससे लिंक फ्लक्स जीरो होगा, तो φ1 प्लस φ2 जीरो। अब देखो φ2 निकालना बड़ा डिफिकल्ट टास्क है, φ2 निकालना इसलिए डिफिकल्ट टास्क है क्योंकि इसका जो एरिया वेक्टर होगा वो अलग अलग एंगल बनाएगा ई के साथ।
जैसे अगर यहाँ पे एक एरिया वेक्टर लेंगे छोटा सा तो इसका एंगल अलग होगा, यहाँ पे अगर एक छोटा सा एरिया वेक्टर लेंगे तो इसका एंगल अलग होगा, यहाँ पे लेंगे तो इसका एरिया वेक्टर अलग होगा। तो इस तरीके से जो है कहते हैं कि ये छोटा सा एरिया वेक्टर लेंगे तो इसका एरिया वेक्टर अलग आएगा। तो ये phi2 निकालना मुश्किल काम है, लेकिन phi1 की अगर बात की जाए तो phi1 के लिए एरिया वेक्टर तो ऐसे होगा ना, आउटवर्ड नॉर्मल। हाँ ओके। तो आउटवर्ड नॉर्मल का मतलब क्या हुआ, ये जो फ्लक्स होगा आपका phi1 जो होगा वो E इंटू पाई आर स्क्वायर, इसका एरिया क्या होगा, पाई आर स्क्वायर होगा ना। और E और A के बीच का एंगल कितना है, 9, एक मिनट, ए नीचे की तरफ है। हाँ 180। तो E और A के बीच का एंगल 180 डिग्री है। तो हाँ cos ऑफ 180, cos 180 की वैल्यू क्या होती है, -1। तो E इंटू हाँ पाई आर स्क्वायर माइनस का ये आ गया phi1 ना। हाँ तो phi1 प्लस phi2 इज इक्वल टू 0, मतलब phi2 इज इक्वल टू कितना आ गया, माइनस ऑफ phi1। तो हो गया माइनस ऑफ माइनस ई इंटू पाई आर स्क्वायर, तो ये आ गया ई इंटू पाई आर स्क्वायर। ठीक है, ओके। क्लियर है चीज। हाँ ओके। तो इसमें हमने कंसेप्ट यही यूज किया, ये कंसेप्ट आपको दिमाग में रखना है कि अगर ओके कोई भी क्लोज सरफेस किसी एक्सटर्नल चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड में रखी होगी तो उससे लिंक फ्लक्स क्या होगा, 0। ठीक, ओके। तो इतना छाप लीजिए, फिर आगे नेक्स्ट क्लास जो है वो कल करेंगे, कल कल 10 o'clock पे, ठीक है, मॉर्निंग में। छाप लिया आपने, एक मिनट। हाँ ओके। चलिए फिर जो है कल करेंगे। बाकी डेज में आपकी क्लास बेटा 5 बजे से ही होगी, ठीक है। अगर चेंज ओके करना होगा तो मैं बता दूंगा, अदरवाइज जो है 5 o'clock से ही होगी। ओके चलिए ठीक। बेटा, चलिए, ओके। थैंक यू सर। ओके बेटा, बाय। तो बाकी जो बचे हुए लोग जो देख रहे हैं इस वीडियो को, प्लीज इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है, मेरे चैनल को लाइक करिएगा, व्यूअर्स उसी से बढ़ेंगे, उसी से मोटिवेशन मिलेगा मुझे इसको जो है डालने का, ठीक है, यूट्यूब पे। चलो, बाय बाय, टाटा।